भीषण ठंड का मौसम था। प्रयागराज में कुंभ मेला लगा हुआ था। करोड़ों लोग वहाँ पर एक साथ जमा हुए थे। उसी भीड़ में एक संगीता नाम की औरत किसी को ढूंढ रही थी। हमारी अम्मा कहाँ चली गई? अम्मा कहाँ चली गई तुम? भाई साहब, आपने हमारी अम्मा को देखा है? कैसी दिखती है तुम्हारी अम्मा? भाई साहब, उनकी नीली नीली आंखें, लाल कलर की साड़ी पहने, उनके 2 हाथ 2 पैर, 1 नाक और 2 आंखें। अरे अजीब पागल औरत है। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। संगीता परेशान होकर एक नागा बाबा के आश्रम के अंदर घुस गई और उनके पैरों में गिर गई। बाबा, हमारी अम्मा कहीं खो गई है। 2 दिन बाद उनका जन्मदिन है, पता नहीं कहाँ चली गई। बेटिया, तुम अपनी माँ से इतना प्यार करती हो तो उनके साथ रहना चाहिए था ना। बाबा, वो हमारी माँ नहीं, हमारी सास है। हम अपनी सासू माई को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ चली गई। कमाल है बिटिया रानी, आज के समय में तुम अपनी सास के लिए रो रही हो। तुम्हारी जैसी बहू परमात्मा हर किसी को दे। तुम चिंतित मत हो, तुम यहीं बैठी रहो। देखना, ऊपर वाला तुम्हारी अम्मा को यहीं भेज देगा। वो वहीं बैठकर अपनी सास का इंतजार करने लगी। 2 घंटे बाद उसकी सास अपनी बहू को ढूंढते हुए बाबा के आश्रम के सामने से गुजरी, जिसे संगीता ने देख लिया। सास भी रो रही थी। अम्मा, हम इधर है, इधर बाबा के आश्रम में देखो। बाबा, वो देखो, हमारी अम्मा मिल गई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बिटिया, कहाँ चली गई थी तू? इतना बोलकर संगीता की सास भी आश्रम के अंदर आ गई और संगीता को गले लगा लिया। दोनों एक दूसरे को पकड़कर फिर से रोने लगी। आप दोनों इस संसार के लिए एक मिसाल हैं। हर सास और बहू के बीच अगर ऐसा प्यार होने लगे तो इस धरती पर सारा पाप खत्म हो जाएगा। जय गंगा मैया। उसके बाद दोनों ने पावन गंगा में स्नान किया और अगले दिन अपने गांव वापस आ गए। उनका एक कच्चा मकान था। घर पहुंचते ही संगीता का पति राकेश बहुत खुश हुआ। माँ, संगीता, आ गए आप दोनों? आप दोनों तो कल आने वाले थे, इतना लेट कैसे हो गया? संगीता ने सारी बात अपने पति को बताई कि कैसे उसकी सास कुंभ मेले में बिछड़ गई थी। ये तो तुम दोनों के बीच प्यार की ताकत थी, जो दोनों एक दूसरे को मिल गई। वरना कुंभ मेले में जो एक बार बिछड़ जाता है ना, वो इतनी जल्दी नहीं मिलता। संगीता एक बर्तन में गंगा जल लेकर आई थी, जिसे उसने पूरे घर में छिड़क दिया। राकेश अपने खेतों में जाकर काम करने लगा। तभी अचानक बर्फबारी शुरू हो गई और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। तभी वहाँ से गजोधर काका निकले। राकेश बेटा, अब रोने से क्या फायदा? जब तुम्हें पता था कि ठंड का मौसम आ गया है, कभी भी बर्फबारी हो सकती है, तो तुम्हें अपनी फसल पहले ही काट लेनी चाहिए थी। हम सब ने तो अपनी फसलें पहले ही काट ली थी। काका, मुझको क्या मालूम था कि अचानक बर्फबारी शुरू हो जाएगी। पिछले 1 हफ्ते से माँ और आपकी बहू कुंभ मेला जाने की जिद कर रही थी, तो मुझे उन्हें किसी तरह पैसों का इंतजाम करके देना था। मैं उन्हीं सब में बिजी हो गया था। आज जब टाइम मिला तो अचानक बारिश शुरू हो गई और मेरी पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो गई। जहाँ से उधार लेकर मैंने माँ को पैसे दिए थे, पता नहीं मैं उनका उधार कैसे चुका पाऊंगा। राकेश दुखी हालत में बर्फ में भीगते हुए अपने घर पहुँच गया और अपने परिवार को सारी बात बता दी। चिंता मत करो बेटा, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। अब बर्फबारी हर रोज होने लगी। राकेश कहीं मेहनत मजदूरी का काम ढूंढने जाता और उसे कहीं काम नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद बर्फबारी में ही छाता लगाकर एक आदमी राकेश के घर पहुंच गया। अरे बरखुरदार, तुमने मुझसे पैसे उधार लिए थे ना? इतने दिन हो गए, अभी तक तुमने पैसे वापस नहीं किए। अरे क्या बताऊं चाचा, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई, वरना आपका पैसा मैं बहुत पहले ही दे देता। अरे भाई, वो सब मैं कुछ नहीं जानता। उस दिन तुम मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि तुम्हारी माँ और बीवी को कुंभ मेला जाना है, इसलिए मैंने मेले के नाम पर तुम्हें पैसे उधार दे दिए थे। अब अगर 2 दिन के अंदर तुमने पैसे नहीं लौटाए तो हमारे आदमी तुम्हारे घर का सारा सामान उठा कर ले जाएंगे, और जरूरत पड़ी तो तुम्हारी बीवी को भी। इतना सुनते ही राकेश को गुस्सा आ गया। तू इतना नीचे गिर सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इतने में वहाँ पर राकेश की माँ और उसकी बीवी आ गई। बीवी ने अपने कान के झुमके उतार कर उस आदमी को दे दिए। आज के बाद किसी से भी उधार पैसा लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो आदमी सोने के झुमके लेकर वहाँ से चला गया। अब उनके पास न पैसे बचे थे और न ही कोई गहने। अगले दिन संगीता की सास का जन्मदिन था। बाहर बर्फ पड़ रही थी। तीनों आपस में बातें करने लगे। अम्मा, हमारी सगी माँ तो इस दुनिया में रही नहीं। मैं आपको ही अपनी माँ मानती हूँ। मैंने बहुत पहले ही सोच रखा था कि आपके इस जन्मदिन पर आप केक जरूर काटेंगी और मैं पूरे गाँव को खिलाऊंगी। संगीता, सोचा तो मैंने भी कुछ ऐसा ही था, इसीलिए मैं दिन रात अपने खेतों में मेहनत कर रहा था। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अब हमारे पास न खेती बची और न ही पैसे कि हम केक ला सकें। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आज रात तक केक तो मैं बनाकर ही रहूंगी, चाहे जैसे। थोड़ी देर बाद संगीता अपने घर के पीछे गई, जहाँ पर उसने ढेर सारी हरी सब्जियों की फसल उगा रखी थी। अरे वाह, कितनी खूबसूरत हरी हरी लौकी उगी है, हरे हरे कद्दू, मजा ही आ गया हरी सब्जियाँ देखकर। और टमाटर भी कितने अच्छे लग रहे हैं। अब मैं इन्हीं सब हरी सब्जियों से केक बनाऊंगी।
संगीता वो सारी हरी हरी सब्जियां लेकर अपने रसोई घर में आ गई, जहाँ पर कच्ची मिट्टी का चूल्हा बना हुआ था। सबसे पहले तो उसने लौकी और कद्दू को उबालने के लिए रख दिया। उसके बाद वो गाजर छिलने लगी। वहीं दूसरे बर्तन में उसने थोड़े से पानी में ढेर सारी चीनी डालकर आग में रख दिया। तभी वहाँ पर राकेश और उसकी सास भी आ गए। संगीता, लौकी और कद्दू उबालने को क्यों रखे हैं तुमने, और इसमें चीनी क्यों उबाल रही हो? मैंने कसम खाई थी कि मैं अपनी अम्मा के जन्मदिन पर केक जरूर बनाऊंगी, और वो कसम मैं आज पूरी करके ही रहूंगी। संगीता की ये बात सुनकर उसकी सास की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बहू को गले से लगा लिया और रोने लगी। रो काहे रही हो अम्मा, हमने कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं बहू, तूने कुछ गलत नहीं कहा। तू कभी कुछ गलत कह ही नहीं सकती। इतनी प्यार करने वाली बहू मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी। सही कहा अम्मा, मैंने भी आज तक सास बहू के बीच इतना प्यार कभी नहीं देखा। पूरा गांव आप दोनों की जोड़ी की खूब तारीफें किया करता है, वरना गांव में तो हर सास बहू ऐसे लड़ती है जैसे कुत्ते और बिल्ली। अम्मा अब रोना बंद कीजिए, और राकेश जी आप जाकर पूरे गांव को निमंत्रण दे दो कि शाम को हमारी अम्मा का जन्मदिन है, सभी को केक खाने आना है। संगीता, गांव वालों को बुलाने को रहने दो, वरना हमारी बेइज्जती हो जाएगी। हरी सब्जियों का केक खाकर उन्हें अजीब नहीं लगेगा? अम्मा लगता है आपका बेटा गांव वालों को निमंत्रण देने नहीं जाएगा। ये काम भी हम दोनों को ही करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, मैं जाता हूँ, उन्हें निमंत्रण दे देता हूँ। राकेश उसी वक्त गांव में लोगों को निमंत्रण देने पहुंच गया। काका, आज संगीता ने माँ का जन्मदिन मनाने का फैसला लिया है। रात को आप सभी को पूरे परिवार के साथ केक खाने के लिए आमंत्रित हैं। बेटा, हम जरूर आएंगे, ताकि हमारी बीवी को भी पता चले कि बहू के साथ कितनी प्यार से रहा चाहता है। निमंत्रण देने के बाद राकेश बाकी सभी घरों में जाकर निमंत्रण देने लगा, और सबसे लास्ट में वो प्रधान जी की हवेली पहुंचा। अरे आओ राकेश, सुना है तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई। हमें यह जानकर बहुत बुरा लगा। अगर किसी चीज की मदद की जरूरत हो तो हमें जरूर बताना, आखिर आप सब मेरा परिवार हैं। प्रधान जी, मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ दो चीज देखकर हैरान होता रहता हूँ। पहली, अपनी माँ और बीवी के बीच इतना प्यार देखकर मुझे बहुत हैरानी होती है। वहीं दूसरी तरफ जब मैं आपको देखता हूँ तो भी मुझे बहुत हैरानी होती है, क्योंकि किसी भी गांव का इतना अच्छा प्रधान आखिर कैसे हो सकता है? अरे बेटा, इस दुनिया में इतनी बुराइयां हैं ना कि कोई इंसान अगर साधारण भी बन जाता है तो भी वो लोगों को बहुत अच्छा लगने लगता है। बताओ कैसे आना हुआ? प्रधान जी, आज मेरी माताजी का जन्मदिन है। संगीता केक बना रही है, आप सभी को आना जरूर है। मुनीम जी को भी लेते आइएगा, उन्हें केक खाना बहुत पसंद है। ठीक है राकेश, हम जरूर आएंगे। अच्छा। वहीं दूसरी तरफ जब लौकी और कद्दू उबल गए, उसके बाद संगीता ने दोनों सब्जियों का सारा पानी निचोड़ दिया। जिस पानी में चीनी उबल रही थी वो बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद वो एक बहुत खूबसूरत हल्का सा पीला कलर का केक बनकर तैयार हो गया। क्या बात है बहू, तूने तो कमाल कर दिया। हरी सब्जियों का केक, वो भी देखने में इतना सुंदर लग रहा है कि पूछो मत। मैंने इतने दिल से ये केक बनाया है, ये इतना स्वादिष्ट हो सकता है, विश्वास ही नहीं हो रहा। संगीता का ये अटूट विश्वास काम कर गया। रात को जब केक काटा गया, उसके बाद जब सभी गांव वालों ने केक खाया, तब वो अपनी उंगलियां चाटते रह गए। अरे राकेश बेटा, ये केक तो इतना स्वादिष्ट है कि पूछो ही मत। इसके स्वाद का आनंद लेते लेते पूरी मार्केट को बतानी चाहिए ये बात। हाँ, उस दिन के बाद पूरे शहर में संगीता के हरी सब्जियों के केक की चर्चा होने लगी। उसे लाखों के ऑर्डर मिलने लगे, जिससे वो कुछ ही महीनों में लखपति बन गए और खुशी खुशी रहने लगे।